आदित्य के चिल्लाने की आवाज सुनकर काव्या चुप होने की जगह पर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो। आपने अंडा खाकर हमें किस किया। अब हम गंदे हो गए हैं। भगवान जी हमें माफ नहीं करेंगे। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसके कंधों को कस के पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, बकवास करना बंद करो वरना फिर से किस कर दूंगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने झटके से रोना बंद कर दिया और अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। आदित्य ने जब काव्या का चेहरा देखा जो आंसुओं से भरा हुआ था, तब उसे खुद पर थोड़ा गुस्सा आया, पर वह अपनी गलती कैसे मान सकता था। उसने काव्या के मुंह से हाथ हटाते हुए कहा, रोना बंद करो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। मैंने बस तुम्हें नॉर्मल किस किया है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और खुद का रोना काफी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए कहा, पर आपने चिकन खाकर हमें किस किया। हम वेजिटेरियन हैं, हमें गंदा लगता है ये सब। आपने हमें वह सब खाकर किस किया। इतना कहकर वो रोने लगी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे रोता देख आदित्य ने मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं अगली बार से तुम्हें इस तरह से किस करूं तो रोना बंद कर दो, वरना अगली बार भी मैं ऐसा ही करूंगा। आदित्य की धमकी सुनकर काव्या ने छोटे बच्चे की तरह अपने मुंह पर उंगली रख ली, पर वह अभी भी हिचकी ले रही थी। आदित्य ने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, पानी पी लो। काव्या ने चुपचाप पानी पिया और आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य ने काव्या के छोटे से चेहरे की तरफ देखा जो टमाटर की तरह लाल हो गया था। वह बहुत ही क्यूट लग रही थी, बिल्कुल छोटी सी डॉल की तरह। आदित्य ने शांति से कहा, अब तुम यहीं रहने वाली हो, इसलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपने होठों को काटते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अपने घर से कुछ लाना है। क्या मैं लेने के लिए जा सकती हूँ। इतना कहकर उसने मासूमियत से आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने कुछ देर तक काव्या को घूरा और फिर कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। आदित्य की हाँ सुनकर काव्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अभी वह मुस्कुरा ही रही थी कि तभी आदित्य ने कहा, पर भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकालूंगा। मेरे पावर के बारे में तो तुम जानती ही हो। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने छोटे बच्चे की तरह अपना सिर हिलाया। आदित्य ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मासूमियत से कहा, क्या हम अपनी फ्रेंड से मिलने जा सकते हैं। आदित्य ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, पर याद रखना तुम्हें वापस यहीं आना है। आदित्य की हाँ सुनकर काव्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद वह अपने रूम से कपड़े चेंज करके बाहर निकल आई। उसने इस वक्त वाइट कलर की घुटनों तक की फ्रॉक पहनी हुई थी जिस पर फ्लावर्स बने हुए थे। वह भी उस फ्रॉक में गुड़िया की तरह लग रही थी। नीचे आने के बाद उसने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर एक 60 साल के ऊपर का इंसान था जो कि आदित्य का सबसे पुराना और ईमानदार नौकर था। उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैडम चलिए, सर ने मुझे आपके साथ जाने के लिए कहा है। काव्या ने ड्राइवर की तरफ देखा और अपना सिर हिला दिया। कुछ देर बाद काव्या ड्राइवर के साथ अपने घर के लिए निकल गई। काव्या आदित्य की कार को ही देख रही थी। आज से पहले उसने इतनी लग्जरियस कार कभी नहीं देखी थी। सूरज के पास भी काफी महंगी कार थी जिससे काव्या उसके साथ घूमा करती थी, पर आदित्य की कार सूरज की कार से काफी ज्यादा महंगी थी। कुछ देर बाद गाड़ी काव्या के घर के सामने आकर रुकी। काव्या एक रूम के छोटे से फ्लैट में रहती थी जो कि काफी पुराना था, पर काव्या यही अफोर्ड कर सकती थी। काव्या जल्दी से गाड़ी से उतरी और अपने रूम के अंदर चली गई। उसका घर पूरा बिखरा हुआ था क्योंकि वह शादी के टाइम पर जल्दी जल्दी तैयार होकर निकली थी। उसने उस घर को देखकर कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने यही कहा था ना सूरज कि यहाँ से मैं तुम्हारी दुल्हन बन के निकलूंगी, पर देखा तुमने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। ये घर तो छूट गया मुझसे और वजह भी तुम ही बने। इतना कहकर काव्या ने खुद को कंट्रोल किया, वरना उसके आंसू फिर से बहने लगते और वह उस इंसान के लिए नहीं रोना चाहती थी जिसे उससे कोई मतलब ही ना हो। काव्या ने चारों तरफ पलट कर देखा।
तभी एक छोटा सा टेडी बियर दिखाई दिया और टेडी बियर को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने उस टेडी बियर को उठाया। वह काफी पुराना लग रहा था, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने काफी संभाल कर रखा हो। टेडी एक पिंक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन का था, जो कि ज्यादा सुंदर तो नहीं था, पर वह काव्या के लिए अनमोल था। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आरू, तुम्हारी एक लौती याद है मेरे पास, जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा सभी ने सिर्फ मेरा फायदा ही उठाया है। इतना कहकर काव्या ने उस टेडी बियर को किस किया और फिर एक बार अपने घर को देखकर वहां से बाहर आ गई। ड्राइवर ने जब काव्या के हाथ में एक छोटा सा टेडी बियर देखा था, तो उसने हैरानी से मन ही मन कहा, सिर्फ इसके लिए मैडम यहाँ आई थी। ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा था कि काव्या एक छोटे से 100-150 रुपए के टेडी बियर के लिए इस तरह से इतनी दूर कैसे आ सकती हैं। पर वह कुछ भी नहीं कह सकता था, इसलिए उसने दरवाजा खोला और काव्या को अंदर बैठने के लिए कहा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। अभी कार कुछ दूरी पर ही गई थी कि तभी काव्या का ध्यान पार्क में खेल रहे बच्चों की तरफ गया। काव्या ने कहा, ड्राइवर अंकल, गाड़ी रोक दीजिए। काव्या की बात सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। काव्या ने टेडी बियर पिछली सीट पर रखा और बच्चों की तरह चलते हुए पार्क में चली गई। उसे बच्चों की तरह खेलना कूदना बहुत पसंद था और ये पार्क उसके घर के काफी नजदीक था, जिस वजह से यहाँ के कई बच्चे उसे जानते थे। वह बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। काव्या उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, रिंकू, हम भी खेलें? काव्या को देखकर बच्चे खुश हो गए। रिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा, काव्या दीदी, आप कहाँ गई थी? आप पिछले 15 दिनों से हमारे साथ खेलने के लिए एक बार भी नहीं आई। काव्या ने रिंकू की गाल खींचते हुए कहा, वह सब छोड़ो, पहले हमें खेलने दो। काव्या ने बैट उठाई और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगी। खेलते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह अपनी सभी प्रॉब्लम भूल चुकी थी। वह भूल चुकी थी कि उसके प्यार ने उसके साथ क्या किया है, और अभी वह किसी की मर्जी के बिना खुद से सांस भी नहीं ले सकती है। अभी रिंकू ने बॉल फेंकी थी कि काव्या ने तेजी से बॉल मारी। बॉल एक टेबल के पास चली गई। ये देखकर रिंकू ने डरते हुए कहा, काव्या दीदी, वहां पर वह अंकल बहुत खड़ूस है। हम नहीं जाएंगे लेने वह बॉल। नहीं देंगे? थोड़ी देर पहले भी नहीं दे रहे थे। आप ही लेकर आओ ना। रिंकू की बात सुनकर काव्या ने कहा, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। काव्या जल्दी से उस तरफ गई जहाँ पर टेबल पर उसे एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। पीछे से सिर्फ उनकी पीठ ही देख सकती थी। वहां पहुंचकर काव्या ने जैसे ही बॉल उठाकर सामने देखा, सामने बैठे इंसान को देखकर उसे ही देखने लगी। वह इंसान अपनी बगल में बैठी लड़की से कुछ बात कर रहा था। उसका ध्यान भी काव्या की तरफ गया। उसने काव्या को देखते ही कहा, तुम? काव्या कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका प्यार, जिसने उसे इस कदर को तोड़ दिया था कि उसके प्यार से अपना भरोसा उठ चुका था। वह बैठा हुआ सूरज को देखकर काव्या कुछ भी नहीं कह पा रही थी। आज 3 दिन बाद उसका सामना सूरज से हो रहा था। सूरज भी काव्या को देख रहा था। काव्या अभी भी अपने हाथ में बॉल लेकर सूरज को बिना पलके झपकाए देख रही थी। वहीं सूरज और रिया दोनों का ध्यान भी इस वक्त काव्या की तरफ चला गया। रिया तो काव्या को इस तरह से घूर रही थी जैसे अभी के अभी काव्या को कच्चा चबा जाएगी। काव्या इतनी सिंपल लुक में भी काफी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। सूरज भी एक पल के लिए काव्या की खूबसूरती को देखता ही रह गया। काव्या काफी कम शॉर्ट कपड़े पहनती थी, वरना वह फुल कपड़े ही पहनती थी। पर वह आज काव्या ने घुटनों तक की फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वह बिल्कुल बॉर्बी डाल लग रही थी। सूरज चाह कर भी अपनी नजर काव्या से नहीं हटा पा रहा था। आखिर में रिया ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, काव्या कैसी हो तुम? रिया की आवाज सुनकर काव्या सूरज दोनों होश में आए। काव्या ने रिया की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा और बॉल लेकर वहां से जाने लगी। तभी पीछे से रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, काव्या जरा मेरी बात सुनो। काव्या अपनी जगह पर ही रुक गई, पर उसने पलटकर उनमें से किसी को नहीं देखा। रिया मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और काव्या के पास आकर उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें पता है सूरज ने तुम्हें क्यों छोड़ा? काव्या ने गहरी सांस ली और पीछे पलटकर रिया की तरफ देखकर
मुस्कुराते हुए कहा, देखो रिया, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे अपनी दुश्मन मानती हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। रही बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड की, उसने मेरे साथ क्या किया और क्या नहीं, वह सब तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे उस इंसान से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहो। सूरज, जो कि बैठा हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा था, यह सुनकर कि काव्या को अब उससे कोई मतलब नहीं है, वह अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने काव्या की तरफ देखकर उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है? तुम भूल गई 2 साल तक तो मुझे पागलों की तरह प्यार करती थी। यहाँ तक कि उस दिन तो मेरे पाँव भी पड़ी थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं। सब कुछ तुम 2 दिन में ही भूल गई। काव्या, इतनी कमजोर याददाश्त है तुम्हारी? सूरज की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए सूरज की तरफ देखा और कहा, मिस्टर सूरज कपूर, उस दिन जिसने तुम्हारे पाँव पड़े थे ताकि तुम उससे शादी कर लो, वह काव्या उसी दिन मर चुकी है। पता है, वह काव्या एक नंबर की बेवकूफ गधी थी, जिसे यह भी नहीं पता था कि कौन उसका फायदा उठा रहा है और कौन उसके साथ प्यार का झूठा नाटक कर रहा है। पर ये जो काव्या तुम्हारे सामने खड़ी है ना, इतना कहकर काव्या ने खुद की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, ये काव्या 2 दिन पहले ही पैदा हुई है और इसे अच्छे से पता है कि किन लोगों से दूर रहना चाहिए और किन लोगों से नहीं। काव्या को खुद के सामने बोलता देखकर सूरज के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। 2 साल में काव्या सूरज की सारी बात किसी पपेट की तरह मानती थी, बिना किसी बात का विरोध किए। सूरज को काव्या की इसी बिहेवियर की आदत थी और उन्होंने काव्या को घूरते हुए कहा, तुम्हारी जबान 2 दिनों में ही काफी ज्यादा चलने लगी है काव्या। लगता है तुम्हें तुम्हारा सबक नहीं मिला। सूरज की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज कपूर, मुझे मेरा सबक अच्छे से मिल चुका है। मुझे अच्छे से पता है कि गली पर भौंकने वाले कुत्तों से दूर ही रहना चाहिए। वह क्या है ना, वह कभी भी काट लेते हैं। इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर काव्या पलटकर जाने लगी। तभी रिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सूरज बेबी, इसने हम दोनों को कुत्ता कहा है। रिया की बात सुनकर सूरज गुस्से से चिल्लाता हुआ काव्या के पास आकर खड़ा हो गया। उसने काव्या की कलाई कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात, 2 कौड़ी की लड़की, तुमने हम दोनों को कुत्ता कहा? क्या औकात है तुम्हारी हम दोनों के सामने? सूरज के कस के पकड़ने के कारण काव्या की कलाई में दर्द हो रहा था, पर फिर भी उसने यह दिखाई नहीं कि उसे दर्द हो रहा है। उसने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, सूरज कपूर, मैंने तुम दोनों का नाम नहीं लिया, पर अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कुत्ता समझ ही लिया है तुम दोनों को, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुम दोनों को कुत्ता नहीं कहा था। तुम्हारी खुद की गर्लफ्रेंड तुम्हें और खुद को कुत्ता मानती है। काव्या की बात सुनकर सूरज ने काव्या का जबड़ा कसकर पकड़ते हुए कहा, तुमने हमें पागल समझ रखा है? काव्या ने मुस्कुराते हुए दर्द को बर्दाश्त करते हुए कहा, मैं तुम लोगों को क्या पागल समझूंगी? तुम तो दुनिया को पागल बनाते फिरते हो, प्यार का झूठा नाटक करके। तुम लोगों के साथ खेल खेलते हो। लोगों के इमोशन तुम दोनों के लिए खेल होंगे, मेरे लिए नहीं। और रही बात तुम दोनों को कुत्ता कहने की, तो सुनो, तुम दोनों कुत्ते, गली के भी कुत्ते तुम दोनों से अच्छे होते हैं। और रही मेरी औकात की बात, मेरी औकात कैसे भी क्यों ना हो, तुम दोनों से अच्छी ही है। कम से कम माँ बाप के पैसों पर दूसरे की जिंदगी बर्बाद नहीं करते। काव्या की बात सुनकर सूरज ने उसका जबड़ा कसकर दबाते हुए कहा, कैसे ऐस करोगी? तुम तो अनाथ हो ना। माँ बाप ने तो तुम्हें बचपन में ही कचरे के ढेर में फेंक दिया होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा कचरा उन्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं था। जिसके खुद के माँ बाप ने उसे खुद के पास नहीं रखा, वह हमें बताएगी कि हम किस तरह के इंसान हैं। सूरज के मुंह से खुद के लिए अनाथ सुनकर काव्या की आंखों में हल्के आंसू आ गए, पर उसने अपने आंसू बहने नहीं दिए। बचपन से सिर्फ उसे इसी एक शब्द से नफरत थी, अनाथ, जो कि उसके सर पर लिखा जा चुका था। वह उसके सामने खड़ा इंसान, जिसने अभी अभी उसे अनाथ कहा था, यही इंसान उसे पिछले 2 सालों से हमेशा कहता था कि वह अनाथ नहीं है, वह उसके पास है। पर आज उसी इंसान ने, जो हमेशा एक परिवार की तरह काव्या के साथ खड़ा रहता था, काव्या को अनाथ कह दिया था। काव्या ने गहरी सांस लेकर एक जोरदार धक्का सूरज को दिया। काव्या ने इतनी ताकत लगाई थी कि सूरज का हाथ उसके जबड़े से भी छूट गया और उसकी कलाई से भी।
काव्या ने सूरज और रिया की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मैं चाहे अनाथ ही क्यों ना हूँ, तुम दोनों जैसी घटिया नहीं हूँ। और बिल्कुल सही किया तुमने मुझे छोड़कर। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना तो दूर की बात है, मैं एक पल नहीं रह सकती। और तुमने बिल्कुल सही लड़की चुनी है अपने टक्कर की। ये कमीनी दोनों की जोड़ी एक नंबर की जोड़ी है। इतना कहकर काव्या ने उन दोनों की तरफ गुस्से से देखा और जमीन पर थूक कर वहां से चली गई। पीछे से रिया और सूरज नफरत भरी नजरों से काव्या को देख रहे थे। और सूरज ने गुस्से से काव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बहुत गलत किया काव्या सिंह। तुमने आज मेरे ईगो को ठेस पहुंचाई है। अब देखना सूरज कपूर तुम्हारे साथ क्या करता है। तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी सूरज कपूर नहीं। इतना कहकर सूरज ने काव्या की तरफ देखा, जो उससे काफी दूर चली गई थी। काव्या तेजी से पार्क के बाहर जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके कान में बार बार सूरज के शब्द गूंज रहे थे। काव्या को आज खुद से नफरत हो रही थी कि उसने इतने घटिया इंसान से इतना प्यार किया कि उस इंसान के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो गई थी। अगर उस दिन आदित्य ने उसे बचा नहीं लिया होता तो शायद आज काव्या मर चुकी होती। वह भी ऐसे इंसान के लिए जो कि शायद उसकी मौत की खबर सुनकर खुश होता। काव्या तेजी से जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। काव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपना सर सीट पर टिका दिया और दोनों हाथों में अपना चेहरा ढककर रोने लगी। उसने मन ही मन कहा, क्यों सूरज, क्यों? मैंने तो दिल से तुमसे प्यार किया था, पर तुमने तो मुझे इंसान भी नहीं समझा। तुम्हारी नजरों में तो मैं दो कौड़ी की लड़की हूँ, जिसकी कोई औकात नहीं है। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे अपने पास नहीं रखा तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं अनाथ हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही सूरज हो जो हमेशा मुझे कहता था कि भले ही मेरे पास माँ बाप नहीं है, पर वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। और आज वही मुझ पर उंगली उठा रहा है। दुनिया कितनी बेरहम है। चारों तरफ सिर्फ फरेब और धोखा है। कोई यहाँ पर सच्चा नहीं है। और इश्क तो सिर्फ झूठ से चलता है। इश्क ही झूठ है। अगर यहाँ पर किसी को कुछ चाहिए तो सिर्फ पैसा, पावर और हवस मिटाने के लिए शरीर। प्यार जैसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज जाकर मुझे समझ आया कि जो भी मैं तुम्हारे लिए फील करती थी वह सिर्फ और सिर्फ एक स्टुपिडिटी थी। और भगवान से दुआ करती हूँ कि स्टुपिडिटी दुनिया में किसी को कभी ना हो, क्योंकि ये बेरहम इस कदर इंसान को तोड़ देता है कि इंसान जीना भूल जाता है। पर काव्या टूटेगी नहीं। काव्या खुद को मजबूत बनाएगी। उस इंसान को दिखाकर रहेगी कि उसके बिना भी काव्या का एक अलग वजूद है। काव्या कोई दो कौड़ी की लड़की नहीं है। उसके सामने खुद की ऐसी औकात बनाकर दिखाऊंगी कि उसे इतना मजबूर कर दूंगी अपने सामने सर झुकाने को। इतना सोचकर काव्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खिड़की से बाहर देखने लगी। हालांकि वह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद काव्या एक के मैंशन में पहुंच गई। गाड़ी से उतरकर काव्या सीधा ऊपर अपने कमरे में चली गई। काव्या जब ऊपर जा रही थी तब मिस शोभा ने काव्या की आंखों में आंसू देख लिए थे। उन्होंने काव्या को रोकने की भी कोशिश की, पर काव्या उन्हें इग्नोर करके सीढ़ियों से सीधा अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और बेड पर पेट के बल लेटकर काव्या मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मिस शोभा ने काव्या की आंखों में आंसू देख लिए थे, इसलिए वे जल्दी से ऊपर आईं। उन्होंने काव्या के दरवाजे पर मारते हुए कहा, काव्या मैडम, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ आपको? मिस शोभा बार बार दरवाजे पर हाथ मार रही थी, पर काव्या दरवाजा नहीं खोल रही थी, बल्कि वह अभी भी अंदर रो रही थी। उसके कानों में सिर्फ रिया और सूरज के शब्द गूंज रहे थे। और रिया और सूरज को एक साथ देखकर कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द हो रहा था। भले ही अब वह सूरज से नफरत करती थी, पर उस इंसान के लिए वह जान देने के लिए भी तैयार थी। इतना ज्यादा प्यार उसने उस इंसान से किया था। काव्या ने टूटकर सूरज को चाहा था, अपनी पूरी जिंदगी सूरज के नाम कर दी थी। तो कैसे काव्या को दर्द ना होता सूरज को किसी और लड़की की बाहों में बाहें डालकर बैठे देखकर। मिस शोभा ने जब देखा कि काव्या दरवाजा नहीं खोल रही, तब उन्होंने घबराते हुए कहा, हमें सर को बताना होगा। अगर मैडम ने कुछ कर लिया तो सर हमें छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर मिस शोभा जल्दी से दौड़ती हुई नीचे आई
उन्होंने लैंडलाइन से आदित्य के ऑफिस का नंबर डायल किया। मिस शोभा के कॉल करने के बाद भी फोन कोई नहीं उठा रहा था। यह देखकर मिस शोभा ने घबराते हुए कहा, हम सर को कैसे इन्फॉर्म करें कि मैडम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। इतना सोचकर मिस शोभा ने जल्दी से आदित्य का पर्सनल नंबर डायल किया। आदित्य का पर्सनल नंबर घर के सभी सर्वेंट के पास था, पर वह सब लोग आदित्य को तभी कॉल लगा सकते थे जब कोई इमरजेंसी हो। मिस शोभा के कॉल करने के बाद भी दूसरी तरफ से किसी ने कॉल नहीं उठाया। मिस शोभा लगातार कॉल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक मीटिंग रूम का माहौल इस वक्त काफी गर्म था। हेड सीट पर आदित्य बैठा हुआ था और उसकी आंखें गुस्सा से लाल थीं। मीटिंग रूम में मौजूद हर एक इंसान अपनी जगह पर बैठे बैठे थर थर कांप रहे थे। तभी आदित्य की बगल में रखा हुआ मोबाइल वाइब्रेट हुआ। आदित्य का ध्यान उस पर नहीं था। उसकी बगल में बैठे एक एम्प्लॉय ने काफी हिम्मत करते हुए कहा, सर। जैसे ही उस एम्प्लॉय के मुंह से आवाज निकली, मीटिंग रूम में पहला सन्नाटा टूट गया। आदित्य ने उसे ऐसे देखा जैसे अभी के अभी कच्चा निकल जाएगा। उस एम्प्लॉय ने काफी मुश्किल से कहा, सर, आपका फोन बज रहा है। इतना कहकर वह चुप हो गया। आदित्य ने एक नज़र अपने फोन की तरफ देखा, जिस पर घर का नंबर फ्लैश हो रहा था। घर का नंबर देखकर आदित्य ने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से कॉल उठा लिया। हालांकि उसका रवैया अभी भी नहीं बदला था। वह इस तरह से एरोगेट स्टाइल में बैठा हुआ था। आदित्य के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से मिस शोभा ने घबराते हुए कहा, सर, काव्या मैडम ने खुद को अपने रूम में लॉक कर दिया है। जब से वे वापस आई हैं रो रही हैं। ना ही कुछ कह रही हैं, ना ही रूम का दरवाजा खोल रही हैं। सर, सर, हमें बहुत डर लग रहा है। मिस शोभा ने एक ही सांस में सब कुछ आदित्य को कह दिया। मिस शोभा की बात सुनकर आदित्य की पकड़ फोन पर कस गई। उसने गुस्से से कहा, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधा मीटिंग रूम के बाहर निकल गया। सब लोग उसे इस तरह से मीटिंग बीच में छोड़कर जाता देख हैरान थे, क्योंकि आदित्य ने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। आदित्य के लिए उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक काम थी। यहाँ तक कि ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों को वह ओवर टाइम करवाता था। लोग तो उसे जल्लाद कहते थे। कुछ देर बाद एक गाड़ी एक ही मेंशन के सामने आकर रुकी। गाड़ी से आदित्य गुस्से से बाहर निकला। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। आदित्य तेजी से लिविंग रूम में आया। लिविंग रूम में मिस शोभा परेशान सी उसी का इंतजार कर रही थी। मिस शोभा को इग्नोर करके आदित्य सीधा ऊपर चला गया। काव्या के रूम के बाहर पहुंचकर आदित्य ने दरवाजे पर जोर से मारते हुए कहा, ओपन द डोर लिटिल रैबिट। आदित्य के दरवाजे पर मारने के बाद भी काव्या ने दरवाजा नहीं खोला। ये देखकर आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। आदित्य ने एक सर्वेंट को कॉल करके अपने रूम से एक डुप्लीकेट चाबी लाने को कहा। कुछ देर बाद आदित्य ने चाबी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। दरवाजा खोलते ही आदित्य ने सामने देखा तो काव्या बेड पर पेट के बल सो रही थी। उसके पूरे बाल माथे पर और चेहरे पर बिखरे हुए थे। वहीं मिस शोभा ने जब देखा कि काव्या अंदर सो रही है, तब उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने आदित्य की तरफ देखा, जो काव्या को ही देख रहा था। आदित्य ने अपने एक हाथ से मिस शोभा को इशारा करके वहां से जाने के लिए कहा। इशारा मिलते ही मिस शोभा ने एक नज़र काव्या की तरफ देखा और फिर रूम से बाहर चली गईं। रूम से बाहर जाते हुए उन्होंने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। आदित्य ने धीरे धीरे अपने कदम काव्या की तरफ बढ़ा दिए। आदित्य आकर सीधा काव्या के सामने खड़ा हो गया। उसने धीरे से काव्या के चेहरे से बाल हटाकर देखा। काव्या का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हुआ था। उसकी आंखों से लेकर गाल तक आंसू के निशान बने हुए थे। इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी टाइम से रो रही हो। काव्या को इस तरह से देखकर आदित्य को अजीब सा लगने लगा। तभी उसके कानों में किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने हैरानी से काव्या की तरफ देखा, जो नींद में भी रो रही थी। काव्या को इस तरह से नींद में रोता देखकर आदित्य ने उसे जगाते हुए कहा, लिटिल रैबिट उठो। क्या हुआ तुम्हें, लिटिल रैबिट, उठो। आदित्य के इस तरह से जगाने के कारण काव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। ज्यादा रोने के कारण उसे अपनी आंखें खोलने में भी तकलीफ हो रही थी। आदित्य ने उसे ठीक से उठाकर बिठाते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर बहुत शांति से कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा, उसने कहा कि मैं बहुत बुरी हूँ।
इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे फेंक दिया। मैं अनाथ हूं ना, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर उन लोगों ने मुझे पैदा करके फेंक दिया तो मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे पैदा करो। सब लोग मुझ पर दोष देते हैं। अनाथ होना मैंने तो नहीं चुना था ना। अगर मेरे पास माँ बाप का प्यार नहीं था, मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं थे, तो इसमें मैं क्या कर सकती थी? उसने कहा कि मैं इसी लायक हूँ कि मैं हमेशा अकेली रहूं। काव्या धीमी आवाज में आदित्य को किसी छोटे बच्चों की तरह सब कुछ बता रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा से किसी की शिकायत कर रहा हो। आदित्य भी चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। काव्या की बात सुनने के बाद आदित्य ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रोना बंद करो और मुझे बताओ, किसने कहा तुमसे ये सब? काव्या ने आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, वो सूरज ने कहा, और उसकी उस चुड़ैल गर्लफ्रेंड ने भी। दोनों बहुत बुरे हैं। मैं उन दोनों के बाल नोच लूंगी, उनका सर फोड़ दूंगी। बहुत गंदे हैं दोनों। उन्होंने मुझे कितना कुछ गंदा कहा। कहते हुए काव्या रोने लगी। सूरज का नाम सुनकर आदित्य ने काव्या के कंधे पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम उस इंसान की बात सुनकर रो रही हो जो इंसान तुम्हें जानबूझकर तकलीफ पहुंचाना चाहता है, और तुम उसे उसके मकसद में कामयाब होने में मदद कर रही हो। खुद को उसकी बातों से इफेक्ट करके क्या तुम्हें आज पता चला कि तुम अनाथ हो? नहीं ना। तुम तो ये बात बचपन से जानती हो, तो किसी के कहने से तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है? तुम्हारी खुद की जिंदगी है, किस तरह से जीनी है ये तुम्हें डिसाइड करना है। अगर तुम इसी तरह से सबकी बातों से इफेक्ट होकर इस तरह से पागलपन में रोती रहोगी और अपनी तबीयत खराब करोगी, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था, क्या वे तुम्हें वापस मिल जाएंगे? नहीं ना। तो ऐसे कुत्तों को इग्नोर करो, क्योंकि कुत्ते भौंकते रहते हैं। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। काव्या को अपनी तरफ देखता देखकर आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर शांति से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें रुलाने वाले हजार मिलेंगे, पर आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, खुद के लिए सिर्फ खुद को ही रहना पड़ता है। तुम्हें दुनिया में कोई भी धोखा दे सकता है, पर तुम खुद खुद को धोखा नहीं दे सकती। इसलिए खुद को इस काबिल बनाओ कि तुम किसी का भी धोखा आसानी से सहन कर सको, और ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें धोखा देते हैं। जिंदगी में हजारों ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, पर तुम्हें वह चट्टान बनना होगा जिस पर चाहे कितने भी लोग पत्थर क्यों ना फेंके, उस चट्टान को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और तुम उस इंसान की बात सुनकर रो रही हो जो जानबूझकर तुम्हें इतना रुलाना चाहता है कि तुम खुद उसे मौत की भीख मांगो। तुम सच में इतनी बेवकूफ हो, या फिर कहीं बेवकूफी का कोर्स करने के लिए गई थी? और दूसरी बात, तुम तो अपने घर गई थी, फिर तुम मुझसे मिलने कहाँ गई? कहते हुए आदित्य की पकड़ काव्या के कंधों पर कस गई। काव्या ने आदित्य की तरफ देखकर आंसू भरी आंखों से कहा, मैं घर से आते वक्त पार्क में गई थी। मुझे वहीं पर सूरज और रिया दोनों दिखाई दिए। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। पहले वह दोनों ही मुझसे बात करने के लिए आए, फिर मैं उन्हें इग्नोर करके जा रही थी तो उन्होंने मेरे बारे में गलत कहा, और फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। इतना कहकर काव्या ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा उन दोनों ने? काव्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मैं दो कौड़ी की हूँ। मुझे कभी कोई अच्छे घर का लड़का ना प्यार कर सकता है, ना ही मुझसे शादी कर सकता है। मैं सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए और दिल तोड़ने के लिए ही हूँ। इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे फेंक दिया। कहते हुए काव्या का गला भर आया। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, तो फिर तुमने क्या किया? काव्या ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर ही मासूमियत से कहा, हमने बस उन्हें बातें सुनाई, ज्यादा कुछ नहीं किया, सच में। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा, बेवकूफ लड़की, भगवान ने दो हाथ दिए थे ना, तो फिर उन दोनों को दो तमाचे क्यों नहीं लगाए? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर हैरानी से आदित्य की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, सूरज आपके भाई हैं, और रिया भी काफी अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, और मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उन दोनों को थप्पड़ मार सकूं। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से काव्या के कंधे को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है। तुम आदित्य कपूर की गर्लफ्रेंड हो।
तुम्हारी हैसियत उन दोनों से 1000 गुना ज्यादा बड़ी है। अगली बार से अगर उन दोनों में से किसी ने भी तुम्हें कुछ कहा तो उन दोनों को सबक सिखाने से पहले एक बार भी मत सोचना। आगे जो कुछ भी होगा वह मैं देख लूंगा। और हाँ, अगर हो सके तो चप्पल और लातों से भी मारने में पीछे मत हटना। और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पीछे हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। ये याद रखना। आदित्य ने काव्या की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। आदित्य की बात सुनकर काव्या उसकी आंखों में देखने लगी। आज पहली बार उसे किसी ने यह कहा था कि तुम सिर्फ जो करना है करो, आगे जो कुछ होगा वह मैं देख लूंगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या को पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो है जो हर कंडीशन में उसकी मदद करने के लिए उसके साथ रहने के बारे में कह रहा था। वरना कभी उसे किसी ने यह नहीं कहा था कि तुम्हारी जो मर्जी में आता है करो, कुछ भी हुआ तो मैं संभाल लूंगा। काव्या हमेशा यही सोचती थी कि क्या सच में उसकी किस्मत इतनी खराब है। भले ही आदित्य ने ये किसी भी इंटेंशन से क्यों ना कहा हो, काव्या के लिए इतना ही काफी था कि आदित्य ने उसके लिए ये सब कहा है। वह चुपचाप आदित्य को देख रही थी क्योंकि उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात हमेशा याद रखना तुम। मेरी कॉन्ट्रैक्ट ही सही, पर गर्लफ्रेंड हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पहले तुम कैसी थी और कैसे नहीं, तुम्हें कौन क्या कहता था और क्या नहीं। पर अब ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी में कौन था कौन है, कौन तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करता है और तुम उसे कैसे हैंडल करती हो। पर अब तुम्हारे हर एक एक्शन से मुझे फर्क पड़ता है। काव्या चुपचाप आदित्य की सारी बातें सुन रही थी। उसे पहले से ही आदित्य से डर लगता था और उसकी बात काटने की हिम्मत तो काव्या के अंदर थी ही नहीं। काव्या को चुपचाप सारी बातें सुनता देख आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, बकरी की तरह से रिलाना बंद करो और जवाब दो। आदित्य की बात पर काव्या ने मासूम बच्चे की तरह कहा, हाँ मैं समझ गई आपकी बात। आज के बाद मैं कभी भी किसी को जवाब देने से पहले नहीं सोचूंगी, क्योंकि अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो आप बाद में संभाल लोगे। काव्या ने बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह आदित्य की तरफ देखते हुए कहा और आखिर में आदित्य की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, सच में संभाल लोगे ना। उसके चेहरे की वह क्यूट से एक्सप्रेशन देखकर ना चाहते हुए भी आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आदित्य की बात पर काव्या ने उसकी तरफ अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखते हुए कहा, पर मैं तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हूं ना, बस कुछ दिनों के लिए। उसके बाद तो ये सारी मुश्किलें मुझे ही फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कभी किसी ऐसे इंसान को अफेक्ट नहीं करना चाहती जो बाद में मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे। मैं एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहती हूँ। मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। पहले ही मेरे पास अपने माँ बाप नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि जब फ्यूचर में मेरे खुद के बच्चे हों तब मैं उन्हें एक ऐसी लाइफ दे सकूं जो मैं खुद नहीं जी पाई। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हो, और हमेशा ये बात याद रखना, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा आगे रहूंगा। इसलिए कोई शख्स भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। ज्यादा सोचना बंद कर दो, क्योंकि इस तुम्हारे छोटे से दिमाग में ज्यादा जोर देना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए तुम आराम करो। पहले ही रो रो कर तुमने अपनी हालत खराब कर ली है। जरा अपना चेहरा देखो आईने में, किसी भूतनी से कम नहीं लग रही हो। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा और फिर छोटे बच्चों की तरह बेड से कूदकर आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों से देखकर मासूमियत से कहा, हम सच में भूतनी की तरह लग रहे हैं। आप हमें देखकर डर गए। काव्या ने आदित्य की तरफ देखकर छोटे बच्चों की तरह उदासी भरी आवाज में कहा। काव्या की मासूमियत भरा सवाल सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है, बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इतना क्यूट भूत अभी तक कभी नहीं देखा था। पर तुम टेंशन मत लो, इस भूत से किसी को डर नहीं लगेगा। पर अब रोना नहीं और थोड़ी देर आराम कर लो, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम काफी थक गई हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद तुम्हें बेटर फील होगा। इसलिए बस थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लेना। काव्या ने अपना सिर हिलाया और बेड पर आकर लेट गई। आदित्य ने उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, और अपने दिमाग में फैली सारी स्टुपिडिटी को निकाल दो। जो कुछ भी दिन में हुआ है सब कुछ भूल जाओ और शांति से अपनी आंखें बंद करो और बस सोचो कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है और क्या नहीं।
मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करोगी, वह भी कपूर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आदित्य की बात सुनकर काव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। कपूर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का सपना हर एक वह लड़की देखती है जिसे एक्ट्रेस बनना है, पर वहां पर जाने का सपना करोड़ों में से कुछ ही लड़कियों का पूरा हो पाता है। और काव्या के पास तो सामने से कपूर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का ऑफर आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। काव्या के चेहरे की कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देखकर आदित्य ने कहा, सो जाओ, बाद में सोच लेना जो सोचना है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। वहीं बाहर आने के बाद आदित्य ने गुस्से से अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, रिया अरोड़ा के हाथ में जो जो प्रोजेक्ट है दोनों छीन लो। और हाँ, उसे इस बात की खबर तक नहीं होनी चाहिए जब तक वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह न्यूज़ डाल नहीं देती। और हाँ, उसे कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिल पाए, उसे सिर्फ छोटी मोटी एडवर्टाइजमेंट देते रहना। इतना कहकर आदित्य ने कॉल कट कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रिया अरोड़ा, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। कहकर आदित्य मुस्कुराने लगा। आदित्य वापस ऑफिस नहीं गया था क्योंकि अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका था। वह अपने घर के स्टडी रूम में अपना इनकम्प्लीट काम कंप्लीट कर रहा था। वहीं काव्या को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बैठ गई थी। उसने अपना मोबाइल निकाला जिसे उसने 3 दिन से हाथ भी नहीं लगाया था। काव्या ने अपना मोबाइल ओपन किया। मोबाइल को खोलते ही उसे हजारों नोटिफिकेशन दिखाई दिए। इतने सारे नोटिफिकेशन देखकर काव्या का सर चक्कर आने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को देखे या इन सबको चेक करे। फिर इसलिए उसने सभी को डिलीट कर दिया और अपना व्हाट्सएप ओपन किया। काव्या के व्हाट्सएप ओपन करते ही उसे सबसे पहले ऊपर कॉलेज ग्रुप का एक मैसेज दिखाई दिया। काव्या ने लास्ट ईयर ही अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया था। काव्या ने मैसेज ओपन किया तो वहां पर कॉलेज रियूनियन पार्टी का मैसेज किया गया था, जो कि कल उनकी क्लास मॉनिटर अखिल, जो कि काफी अमीर परिवार से बिलोंग करता था, उसने होटल प्लाजा में रखी हुई थी। काव्या अपने क्लास के लड़कों या लड़कियों में सबसे छोटी थी और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी होने के कारण उसे 3 क्लास प्रमोट कर दिया गया था। सभी उससे लगभग 3 या 4 साल बड़े ही थे। इसी वजह से उसकी मुलाकात सूरज से हुई थी। सूरज उम्र में काव्या से 3 साल बड़ा था। काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस पार्टी में वह दोनों भी आएंगे। काव्या जानती थी कि अगर क्लास की पार्टी हो रही है तो रिया और सूरज तो आएंगे ही, और वह अब उन दोनों का सामना नहीं करना चाहती थी। काव्या ने अभी यह सब सोचा ही था कि तभी उसे एक और मैसेज दिखाई दिया। उस नाम को पढ़ते ही काव्या की आंखों में आंसू आ गए। ये काव्या की बेस्ट फ्रेंड षष्ठी थी, जो काव्या से पिछले 1 साल से बात नहीं कर रही थी। जिसका रीजन यह था कि षष्ठी को हमेशा से ही सूरज पसंद नहीं था और वह हमेशा काव्या को यही सजेस्ट करती थी कि काव्या सूरज से ब्रेकअप कर ले। पर काव्या ने सूरज के लिए षष्ठी से दोस्ती तोड़ दी थी। उसके बाद षष्ठी और काव्या के बीच के सारे कांटेक्ट खत्म हो गए थे। षष्ठी भी काफी अच्छे घर से बिलोंग करती थी। उसके मम्मी पापा भी काव्या को अपनी बेटी की तरह मानते थे। काव्या ने आंसू भरी आंखों से उस नाम को देखा और मैसेज ओपन किया। सबसे ऊपर लिखा था, काव्या कैसी हो? मुझे पता चला कि सूरज रिया के साथ है। मुझे तुमसे मिलना है। क्या कल तुम रियूनियन पार्टी में आ रही हो? काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं उन लोगों के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को, जिसे मैं 1 साल पहले ही खो दिया था, उसे दोबारा अपनी जिंदगी में लाने का मौका नहीं खो सकती। मैं जाऊंगी पार्टी में। कब तक भागती रहूंगी मैं उन दोनों से? जब मेरी कोई गलती है ही नहीं तो फिर मैं क्यों हर बार उनसे छुपने की कोशिश करूं? अब मैं डटकर सामना करूंगी। इतना कहकर काव्या ने गहरी सांस ली और षष्ठी को एक मैसेज टाइप किया, मैं कल आ रही हूँ। काव्या के मैसेज भेजते ही दूसरी तरफ से षष्ठी का रिप्लाई आया, गुड गर्ल। षष्ठी का मैसेज पढ़कर काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज पूरे 1 साल बाद वह षष्ठी से बात कर रही थी। भले ही उन दोनों ने कुछ ही शब्दों में मैसेज पर बात की हो, पर काव्या के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए छोड़ा जिसने उसे किसी दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। काव्या ने खुद से कहा, तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सूरज, और इस गलती को मैं दोबारा कभी नहीं दोहराना चाहूंगी। तुम्हारा बेरहम और फरेब इश्क ने मुझे इतना तो सबक सिखा ही दिया है
कि इसके लिए कभी दोस्त को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्यार कब झूठ बन जाए यह कह नहीं सकते। पर दोस्ती हमेशा साथ निभाती है। तुम्हारे लिए जिस दोस्त को मैंने छोड़ा था, तुम्हारे और मेरे बारे में जानने के बाद उसने सब कुछ भूलकर मुझे मैसेज किया, क्योंकि वह मेरी सच्ची दोस्त है। और तुमने मुझे बेसहारा की तरह रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया। तुम तो मेरे मरने की दुआ भी कर रहे थे। वादा करती हूँ सूरज कपूर, कल तुम्हें काव्या सिंह का दूसरा रूप देखने को मिलेगा, जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज तक जो काव्या तुम्हारे प्यार के लिए तरसती थी, वह तुम्हारे छोड़ने के बाद भी कितनी खुश कैसे रह सकती है। अब मुझे खुद को इतना सक्सेसफुल बनाना है कि तुम पछताओगे कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया। तुम्हें खुद की नजरों में गिराना है सूरज, और अब ये मेरी जिंदगी का मकसद है तुम्हें नीचा दिखाना। रात को जब आदित्य अपना सारा काम कंप्लीट करके काव्या के रूम में आया, तब काव्या बालकनी में बैठी हुई बाहर के गार्डन के फूलों को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। पीछे से आदित्य ने कहा, क्या हुआ? काव्या ने आदित्य की तरफ पलट कर देखा, पर कुछ नहीं कहा। आदित्य भी आकर काव्या के बगल में खड़ा हो गया। इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे थे। अभी हल्का अंधेरा ही था, जिस वजह से गार्डन के फूल काफी खूबसूरत लग रहे थे। आदित्य ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, जिंदगी भी ऐसी ही है, अगर हम उसमें पानी नहीं डालेंगे तो वह फूल की तरह मुरझा जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी में उम्मीदों का पानी डालते रहो, तभी तुम जिंदगी जी पाओगे। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ पलट कर देखा और फिर हिचकिचाते हुए कहा, हमें आपसे कुछ पूछना था। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और कहा, बोलो। काव्या ने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, वह कल हमारे कॉलेज के सभी लोगों ने रियूनियन पार्टी रखी है, तो हमें उसमें जाना है। क्या हम जा सकते हैं? काव्या नीचे देखते हुए आदित्य से यह सब कुछ पूछ रही थी। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और फिर कहा, क्या उस पार्टी में सूरज और रिया दोनों आएंगे? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर कहा, मुझे नहीं पता, पर शायद वह आएंगे, क्योंकि जिसने पार्टी रखी है वह सूरज का काफी अच्छा दोस्त है। काव्या की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, कल तुम पार्टी में जाओगी? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक अलग चमक नजर आ रही थी। काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आदित्य क्या सोच रहा है, पर आदित्य तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। आदित्य के चेहरे की मिस्टीरियस स्माइल देखकर काव्या ने थोड़ा घबराते हुए कहा, आप क्या सोच रहे हैं? आदित्य ने काव्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। उसने एक कातिल मुस्कुराहट के साथ कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ जो तुम इतना डर रही हो। बस रेडी रहना, कल तुम्हें अपनी रियूनियन पार्टी में जाना है। और मेरी बात याद है ना, किसी से भी उलझने से पहले ये मत सोचना कि उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। वहीं उसके जाने के बाद काव्या ने खुद से कहा, पता नहीं ये इंसान क्या सोचता है और क्या नहीं। आखिर ये चाहता क्या है मुझसे? जितना मैं इसके बारे में जानती हूँ, अगर इसे अपने परिवार से बदला लेना भी है, तो इसे मेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये क्यों मुझे बेवजह अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है? जरूर इसका कोई तो मकसद ही होगा। अब काव्या के दिमाग में आदित्य को लेकर शक पैदा होने लगा था, क्योंकि आदित्य इतना पावरफुल था कि वह खुद ही किसी भी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था। तो फिर उसे काव्या जैसी मामूली लड़की की क्या जरूरत, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को सबक सिखाने के लिए? काफी देर तक इस बारे में सोचती रही, पर उसे कुछ जवाब नहीं मिला। उसने फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मुझे इस सबको सोचना बंद करना होगा। मुझे कल क्या पहनना है, मुझे ये डिसाइड करना होगा। इतना सोचकर काव्या जल्दी से रूम में आई। आदित्य ने उसके लिए काफी कपड़े अरेंज करवा दिए थे। काव्या ने कपड़े देखे। कपड़े काफी खूबसूरत थे, पर वहां पर पार्टी के लिए कोई भी ड्रेस नहीं थी। ज्यादातर कैजुअल कपड़े और कहीं बाहर मार्केट तक जाने के लिए ही सिंपल सी ड्रेसेस थी। सारे कपड़े देखने के बाद काव्या के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि कल उसे क्या पहनकर जाना चाहिए। उसके सारे क्लासमेट काफी अमीर परिवार से बिलोंग करते थे। वह भी स्कॉलरशिप की वजह से ही उस कॉलेज में जा पाई, वरना उस कॉलेज में किसी मिडिल क्लास इंसान की एडमिशन होना लगभग नामुमकिन था। काव्या को कई बार अपने क्लासमेट के सामने अपने कपड़ों को लेकर शर्मिंदा होना पड़ता था, भले ही सब लोग उसके पीठ पीछे
उसके कपड़ों की बुराई करते थे, पर उसके मुंह पर किसी की भी कहने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि काव्या सूरज की गर्लफ्रेंड है। काव्या ने खुद से कहा, शायद मेरे पास कुछ सेविंग्स होगी, जिससे एक सिंपल सी ड्रेस तो आ ही जाएगी। इतना सोचकर काव्या ने अपने अकाउंट में चेक किया। उसके अकाउंट में टोटल सिर्फ 10,000 रुपए थे। काव्या ने खुद से कहा, अगर मैंने उनसे भी एक ड्रेस ले ली तो फिर मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी। काव्या काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। काव्या ने खुद से कहा, मैं इनमें से ही कुछ पहन लूंगी, वैसे भी किसी के कुछ कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना सोचकर काव्या नीचे चली गई और कुछ देर तक गार्डन में पौधों को पानी देती रही। इसी तरह से आज का दिन बीत गया। अगले दिन सुबह काव्या सोकर उठी, तब सुबह के 9 बज गए थे। काव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी देर तक सो रही है। काव्या जल्दी से बाथरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर आई। तब तक 10 बज चुके थे। उसने अपना मोबाइल निकाला और मैसेज चेक किया। रियूनियन पार्टी का टाइम दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का था। काव्या ने खुद से कहा, मैं अपने लिए एक ड्रेस सिलेक्ट कर लेती हूँ। इतना कहकर काव्या कबर्ड से कपड़े लेकर देखने लगी। उसका ध्यान एक ब्लैक कलर की ड्रेस पर गया, जो कि काफी सिंपल थी, पर काव्या के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए काव्या ने इस ड्रेस को निकालकर बेड पर रख दिया और कहा, यही पहन लेती हूँ। उसने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। काव्या ने दरवाजा खोला तो सामने मिस शोभा खड़ी थी। मिस शोभा ने अपना सर झुकाते हुए कहा, मैडम, सर ने इन्हें आपकी मदद के लिए भेजा है। उसने इतना कहकर अपने पीछे खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया। काव्या ने उस लड़की की तरफ देखा, जो काफी फैशनेबल और खूबसूरत लग रही थी। काव्या ने कहा, पर किस लिए? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, हमें आपका मेकओवर करना है और आपकी ड्रेस डिजाइन करनी है। हमने आपके लिए एक ड्रेस ली है, आप उसे ट्राई करके देखिए। अगर फिटिंग में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम अभी ठीक कर देंगे। उस लड़की की बात सुनकर काव्या ने हैरानी से कहा, मेरे लिए ड्रेस? काव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उसके लिए पार्टी में पहनने के लिए स्पेशली एक ड्रेस डिजाइनर को बुलाया है। काव्या को चुप देखकर उस ड्रेस डिजाइनर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आप ट्राई कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम जल्दी ठीक कर देंगे। सर ने हमें कहा है कि हम आपको 3 बजे तक रेडी कर दें। डिजाइनर की बात सुनकर काव्या ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी उसके पास आदित्य की बात मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, और इस वक्त उसे सच में एक ड्रेस की जरूरत थी। कुछ देर बाद काव्या आईने के सामने एक ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर खड़ी थी। वह ड्रेस काफी खूबसूरत थी, जिस पर ब्लैक कलर की डायमंड से वर्क किया गया था। काव्या आईने में खुद को ही देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि इस वक्त वह किसी फैशनेबल मॉडल से कम नहीं लग रही थी, वह भी बिना किसी मेकअप के। खुद को आईने में देखकर काव्या ने खुद से कहा, क्या सच में मैं इतनी खूबसूरत हूँ? काव्या की बात सुनकर उसके पीछे खड़ी डिजाइनर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में, मुझे लगता है ये ड्रेस आपके लिए ही बनी है। आप इसमें इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं कि मेरी तो नजरें नहीं उठ रही हैं आपसे। अगर किसी लड़के ने आपको देख लिया ना, तो वह पक्का बेहोश हो जाएगा। काव्या ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद काव्या अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी और मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी। हेयर स्टाइलिस्ट उसके बाल बना रही थी। काव्या को यह सब काफी अजीब लग रहा था। आज से पहले जब भी उसे कहीं जाना होता था तो वह खुद से ही रेडी होती थी। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। हालांकि सूरज भी उसे अच्छी ड्रेस लेकर देता था, पर काव्या उसे मना कर देती थी। काव्या को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वह बिना किसी रिश्ते के सूरज से कोई भी गिफ्ट ले। इस बात को लेकर सूरज और काव्या की काफी बहस भी होती थी, पर आखिर में काव्या की बात सूरज हमेशा मान लेता था, क्योंकि उसे एक अच्छे इंसान होने का नाटक भी तो करना था। कुछ देर बाद मेकअप आर्टिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। मेकअप आर्टिस्ट के इतना कहते ही काव्या ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही आईने में खुद को देखकर वह पलके झपकाना ही भूल गई। मेकअप आर्टिस्ट भी इस वक्त काव्या को बिना पलके झपकाए देख रही थी। इस वक्त काव्या बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर दुनिया में खूबसूरती की कंपटीशन कराई जाए तो उसमें काव्या बेझिझक पहले नंबर पर आएगी। तभी रूम का दरवाजा खुला और मिस शोभा अंदर आई। मिस शोभा ने बिना काव्या की तरफ देखकर कहा, नीचे सर आ गए हैं, उन्होंने आपको आने के लिए कहा है।
इतना कहकर जैसे ही मिस शोभा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, काव्या को देखकर वह भी उसे देखती रह गई। उन्होंने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैडम आप तो किसी परी की तरह लग रही हैं। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने काफी फुर्सत से आपको तराशा है। मिस शोभा की बात सुनकर काव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने इस तरह से कभी खुद को तैयार होते हुए नहीं देखा था। ना ही उसे ज्यादा मेकअप करना पसंद था। पर आज कहीं ना कहीं खुद को इस रूप में देखकर उसे भी लग रहा था कि अगर उसे एक्टिंग करनी है तो उसे ये सब सीखना होगा, क्योंकि एक एक्टर के लिए मेकअप करना और अच्छी तरह से ड्रेस पहनना नॉर्मल बात होती है। एक एक्टर को उसकी पर्सनालिटी से जज किया जाता है, जिस वजह से अब काव्या ने भी डिसाइड कर लिया था कि वह खुद पर भी ध्यान देगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।